नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवितेश की पाठशाला में। आज हम लोग समझने वाले हैं भारत के संविधान के आर्टिकल्स, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स से, एकदम आसानी से। इसके बाद कोई भी आर्टिकल आप कभी नहीं भूल पाओगे। ज्ञान तभी असल मायने में काम आता है जब वो समझ में आए और दिमाग में टिके। और आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस जटिल कानूनी ढांचे को, इन भारी भरकम अनुच्छेदों को बहुत ही आसान ट्रिक्स और कुछ बेहद दिलचस्प उपमाओं के जरिए डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ उनके लिए सीमित नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मतलब है, कोई भी आम इंसान जो ये जानना चाहता है कि हमारा देश आखिर किन बुनियादी नियमों पर चलता है, उसके लिए एक बहुत शानदार सफर होने वाला है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है। आज हमारे पास जो विजुअल स्टडी गाइड है, उसका एक ही फोकस है कि दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को रटना नहीं है बल्कि समझना है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। आज की हमारी ये चर्चा ये साबित कर देगी कि कैसे आज के हमारे नोट्स इस डरावनी लगने वाली किताब को एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प कहानी में बदल देते हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़े से समय के सफर से और कुछ आंकड़ों से। हाँ, आंकड़े हमेशा एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। तो अगर 26 नवंबर 1949 की बात की जाए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब इसके मूल रूप में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 से भी ज्यादा अनुच्छेदों तक पहुंच गया है। और देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। ये एक जीवित प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय बदलता है, समाज का विकास होता है और नई ज़रूरतें सामने आती हैं, तो जाहिर है कि देश को चलाने वाले नियम भी बढ़ेंगे ही, उनमें बदलाव होंगे। वो तो है। लेकिन इस गाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि भले ही समय के साथ ये आंकड़े बदल गए हों, लेकिन इस पूरे ढांचे को व्यवस्थित रखने का जो मूल लॉजिक है वो आज भी बिल्कुल वही है जो 1949 में था। और इसी लॉजिक को समझाने के लिए ना, इस गाइड में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। संविधान को एक रसोई की किताब यानी कुकबुक की तरह समझना। अब कुकबुक वाली बात सुनने में तो बहुत आसान और मजेदार लगती है, लेकिन क्या असल में ये इतना सरल है? मेरा मतलब है, यहाँ बात किसी रेसिपी की नहीं बल्कि एक पूरे देश को चलाने की हो रही है। ये सवाल एकदम सही है, क्योंकि सतह से देखने पर ये उपमा थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर छिपा हुआ है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ, बताइए। अगर हम इस संविधान को एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक मान लें, तो इसके जो भाग हैं यानी पार्ट्स, वो अलग अलग कुजीन्स की तरह हैं। अच्छा, जैसे इटालियन या चाइनीज सेक्शन होता है। बिल्कुल। जैसे एक कुकबुक में अलग सेक्शन होते हैं, वैसे ही संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अलग भाग है, नागरिकता का अलग भाग है, और जो अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल्स, वो उस कुजीन के अंदर की विशिष्ट रेसिपीज की तरह है। यानी किसी खास डिश को बनाने के क्या नियम है, क्या स्पष्ट निर्देश है, वो अनुच्छेद तय करते हैं। यहाँ तक तो ढांचा एकदम साफ समझ आ रहा है कि भाग और अनुच्छेद क्या हैं। लेकिन जो तीसरी चीज़ है, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स, उसे ये गाइड कैसे समझाती है? उसे ये गाइड इस पूरी किताब की सामग्री की लिस्ट यानी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के रूप में पेश करती है। अच्छा, वो चीज़ें जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। हाँ, जैसे गरम मसाला। उसे हर रेसिपी के साथ बार बार लिखने के बजाय किताब के अंत में एक अलग लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो हमें समझ आता है कि संविधान निर्माताओं की सोच कितनी दूरदर्शी थी। इसे ही तकनीकी भाषा में गुड डिजाइन बनाम बैड डिजाइन कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर सारी सूचियों को और सारे टेबल्स को अनुच्छेदों के अंदर ही ठूंस दिया जाता तो क्या होता? पढ़ने वाले को हर बार मुख्य नियम से भटककर एक लंबी सी लिस्ट पढ़नी पड़ती। बिल्कुल। और वो बैड डिजाइन होता। गुड डिजाइन वो होता है जहां मुख्य नियम साफ और स्पष्ट लिखे हों और बार बार आने वाली विस्तृत जानकारी को अलग से एक टेबल में रखा जाए। इसे हम मॉड्यूलर डिजाइन भी कह सकते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक उदाहरण हमारे आज के नोट्स में दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 346 और 47 में आधिकारिक भाषा से जुड़े नियम दिए गए हैं कि कौन सी भाषाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। हाँ, राजभाषा के नियम। जी। अब अगर उन नियमों के ठीक बीच में हमारे देश की 22 भाषाओं की पूरी लिस्ट डाल दी जाती तो वो हिस्सा कितना बोझिल हो जाता।
इसके बजाय एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 22 भाषाओं की उस पूरी लिस्ट को 8वीं अनुसूची में रख दिया गया है। यही वो व्यवस्थित तरीका है जो इस किताब को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि जानकारी को व्यवस्थित करने का एक मास्टर क्लास बनाता है। और यहाँ बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो 12 अनुसूचियां अक्सर एक उलझन लगती हैं और जिन्हें याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, उन्हें इस गाइड में बस एक छोटे से वाक्य से डिकोड किया गया है। वो निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARSOFOLDPM। ये एक ऐसा मेंटल हुक है जो 12 अलग अलग जटिल विषयों को एक झटके में क्रम से दिमाग में बैठा देता है। इसे डिकोड करने पर समझ आता है कि ये सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं है, बल्कि देश के प्रशासन का एक बेहद तार्किक क्रम है। चलिए इसके पहले हिस्से यानी टीयर्स को देखते हैं। मैं एक एक करके हर अक्षर को पढ़ने के बजाय इस क्रम की अहमियत पर बात करना चाहूंगा। टी से टेरिटरी यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट, ई से इमोल्यूमेंट्स यानी वेतन और भत्ते, ए से अफर्मेशन यानी शपथ, आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन और एस से शेड्यूल्ड एरियाज यानी 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। ये क्रम देखिए, सबसे पहले जमीन तय होती है, फिर पद पर बैठे लोगों का वेतन तय होता है, फिर वो शपथ लेते हैं, फिर वो संसद में अपनी जगह बनाते हैं और फिर विशेष क्षेत्रों के प्रशासन की बात आती है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रवाह है। और इसके बाद जो ओ आता है यानी अदर एरियाज, जो कि 6ठी अनुसूची है, वहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पेंच है। ये वो पॉइंट है जहाँ अक्सर लोगों के दिमाग की बत्ती जलती है। 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है, जिसमें AMTM शामिल हैं। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल। और हमारे नोट्स में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि इस AMTM में मणिपुर और लद्दाख शामिल नहीं है। हाँ, ये डिटेल बहुत जरूरी है। ये जानकारी इतनी स्पष्टता से शायद ही किसी सामान्य किताब में मिलती है। अक्सर लोग उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एक समान मान लेने की गलती कर बैठते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक छोटी सी डिटेल पूरे नंबर बचा सकती है या डुबा सकती है। सही कहा आपने। ये वो बारीक अंतर है जो सिर्फ रटने और गहराई से समझने के बीच का फासला तय करता है। अब अगर हम इसके दूसरे हिस्से यानी ओल्ड पीएम की तरफ बढ़ें, तो ये हिस्सा भारतीय राजनीति के विकास और उसमें आए बदलावों को दर्शाता है। तो इसमें एफ से फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने वाली 3 सूचियां आती हैं। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी वो 22 भाषाएं जिनकी हमने अभी चर्चा की थी। यहाँ तक तो 1949 के मूल ढांचे की बात पूरी हो जाती है। लेकिन इस गाइड का अगला हिस्सा असल राजनीति और आज़ादी के बाद हुए बदलावों की बात करता है, यानी LDPM। इसमें वो चीजें हैं जिन्होंने भारतीय समाज को नया आकार दिया। एल से लैंड रिफॉर्म्स यानी जमींदारी उन्मूलन, जिसे पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ा गया। डी से डिफेक्शन यानी दल बदल विरोधी कानून, जो राजनीति में होने वाली उथल पुथल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची के रूप में लाया गया। और फिर बात आती है जमीनी स्तर के लोकतंत्र की। पी से पंचायतें, जो 11वीं अनुसूची में है, और एम से म्यूनिसिपैलिटीज यानी शहरी निकाय, जो 12वीं अनुसूची में है। यानी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे देश की जमीन से बात शुरू होकर गांव की पंचायत और शहर की नगरपालिका तक पहुंचती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम अनुसूचियों से आगे बढ़कर संविधान के भागों की बात करते हैं, तो वहां भी एक अजीब सा गणित देखने को मिलता है। वो गणित वाला हिस्सा भी बहुत रोचक है। हाँ, शुरुआत में हमने बात की थी कि मूल रूप से 22 भाग थे और आज 25 हैं। ये गिनती आखिर किस तरह से काम करती है? ये गणित बहुत ही तार्किक और सीधा है। मैं समझाती हूँ। मूल रूप से 22 भाग थे। उनमें से एक भाग, जो कि भाग 7 था, उसे हटा दिया गया, तो बचे 21। ठीक है, 21 बचे। फिर समय के साथ जरूरतों के हिसाब से 4 नए भाग जोड़े गए। ये नए भाग है 4A, 9A, 9B और 14A। तो 21 में 4 जोड़े और कुल 25 हो गए। लेकिन यहाँ एक सवाल लाजमी है जो किसी के भी मन में आ सकता है। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर 4 नए भाग जोड़े गए थे तो उनके नाम सीधे तौर पर 23, 24, 25, 26 क्यों नहीं रखे गए? उन्हें 4A या 9A नाम क्यों दिया गया? ये व्यवस्था को बनाए रखने का एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है। नए पार्ट्स हमेशा अल्फाबेट जैसे A, B लगाकर जोड़े जाते हैं ताकि जो मूल नंबरिंग का ढांचा है वो बिल्कुल खराब ना हो।
अगर अचानक से भाग 3 के बाद कोई नया नियम लाना है और उसे भाग 23 कह दिया जाए तो पूरी किताब का क्रम और संदर्भ भी बिगड़ जाएगा। हाँ, ये तो है। इसलिए उसे भाग 3A कह दिया जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम डिज़ाइन है जो भविष्य के बदलावों को बिना मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए समाहित कर लेता है। और इन 25 भागों को याद करने के लिए भी ना इस विजुअल गाइड में एक महावाक्य दिया गया है। ये वाक्य पढ़ने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन असरदार बहुत है। वाक्य कुछ इस तरह है कि यूनियन कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP met child Sham Ram fruit taste sweet to eat so only eat Maggie as tasty snack। सुनने में ये एक सांस में बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरे 25 शब्दों के वाक्य को एक साथ रटने के बजाय इसके सबसे मजेदार और तार्किक हिस्सों को डिकोड करना ज्यादा बेहतर होगा। हमारी गाइड इसे 4 लॉजिकल हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल, ये तरीका इसे आसान बनाता है। पहला हिस्सा सरकार और नागरिक के ढांचे पर आधारित है। यूनियन से बात शुरू होती है, यानी संघ। फिर कैन से सिटीजनशिप यानी नागरिकता। फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। डायरेक्टली से DPSPs यानी नीति निर्देशक तत्व। फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। और फिर US से यूनियन गवर्नमेंट और UP से स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल। इसे ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ये पहला हिस्सा कैसे एक व्यक्ति के देश से जुड़ने, उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों और फिर सरकार की संरचना तक की एक पूरी क्रमिक कहानी कह देता है। ये सच में एक नागरिक का सफर लगता है। एकदम सही। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो स्थानीय निकायों और क्षेत्रों के बारे में है। मेट से भाग 7 जो डिलीट हो चुका है यानी मिला और चला गया। चाइल्ड से केंद्र शासित प्रदेश और फिर श्याम शब्द आता है जो पंचायतों, नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों को एक साथ समेट लेता है। और फिर राम से केंद्र और राज्यों के बीच संबंध आते हैं। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा तीसरा हिस्सा है ना, वो वित्त और विवादों से जुड़ा है। इसमें नोट्स ने एक बहुत ही मजेदार छोटी सी कहानी का कनेक्शन जोड़ा है। हाँ, वो कहानी मेरी भी फेवरेट है। वो कुछ यूं है कि पैसों से झगड़े होते हैं, फिर लोग कोर्ट जाते हैं और फिर चुनाव होते हैं। क्या बात है। इस पूरी प्रक्रिया को शब्दों में ऐसे पिरोया गया है। फ्रूट से फाइनेंस यानी वित्त, टेस्ट से ट्रेड यानी व्यापार, स्वीट से सर्विसेज यानी सेवाएं, 2 से ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण जहां झगड़े सुलझते हैं, और ईट से इलेक्शंस यानी चुनाव। ये कहानी दिमाग में इस कदर छप जाती है कि इन भागों का क्रम भूलना मुश्किल हो जाता है। और अंत में आखिरी हिस्सा आता है जो आपातकाल और संविधान के अंत के प्रावधानों का है। ओनली से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ईट से इमरजेंसी यानी आपातकाल, मैगी से मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण, एज से अमेंडमेंट यानी संशोधन, और अंत में टेस्टी से टेम्पररी प्रोविजंस और स्नैक से शॉर्ट टाइटल। इस तरह एक अटपटे से लगने वाले वाक्य ने पूरे 25 भागों को एक पक्की लड़ी में पिरो दिया। ये सच में कमाल की ट्रिक है। ये सब सुनकर वाकई ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझा लिया गया हो। लेकिन इतने सारे ट्रिक्स, कहानियों और उपमाओं को सुनकर मज़ा तो बहुत आता है, पर एक बड़ी चुनौती ये भी है कि इस जानकारी को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। क्या इस गाइड में इसे दिमाग में पक्का करने का भी कोई तरीका दिया गया है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जानकारी सिर्फ तब ज्ञान बनती है जब वह सही समय पर याद आए। सिर्फ पढ़ लेने या सुन लेने से चीजें दिमाग में नहीं टिकती। हमारे सामने जो नोट्स हैं उनमें इसे हमेशा के लिए याद रखने के 2 बहुत ही व्यावहारिक और असरदार तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है राइट यानी लिखना। अक्सर ये सोचा जाता है कि जब PDF या नोट्स मिल गए हैं तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन गाइड ये स्पष्ट सलाह देती है कि इन ट्रिक्स को, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड PM को, एक खाली पेपर पर खुद से लिखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हाथ से लिखा जाता है तो दिमाग सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस करता है। यह पैसिव रीडिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका जो शायद सबसे शक्तिशाली है वो है टीच यानी सिखाना। किसी दोस्त, भाई बहन या सहकर्मी को ये समझाना कि ये 12 अनुसूचियां या 25 भाग कैसे काम करते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब किसी और को समझाया जाता है तो असल में खुद के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो रहा होता है। एकदम सही। मेरा भी यही मानना है कि जो चीज़ सिखाई जा सकती है वो कभी भूली नहीं जा सकती। और इसी के साथ इस गाइड का वो मूल मंत्र फिर से उभर कर आता है कि संविधान से डरने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। ये कोई हौवा नहीं है, ये बस देश को चलाने की एक बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की गई रसोई की किताब है, जिसे अगर सही क्रम में और लॉजिक के साथ पढ़ा जाए तो हर नियम स्पष्ट हो जाता है।